नमस्कार, दी बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स की पेंशन में कटौती के बारे में, उनके कार्यकाल को बढ़ाने के बारे में जो एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, उसके क्या पहलू हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यह प्रस्ताव क्यों लाया गया है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कब से ये इस प्रकार की चर्चा शुरू हुई, इससे कौन कौन प्रभावित होगा, इन ऑफिसर की पेंशन में कितनी कितनी कटौती होगी और इनके कार्यकाल में किस किस रैंक के कार्यकाल में कितनी कितनी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। ये इन सभी पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ये वीडियो जिनमें बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े सभी प्रकार के तथ्यों को शामिल करके हम अपनी बात को कहते हैं, किसी विषय के विस्तृत चर्चा करते हैं, तो इनका लाभ दूसरे लोगों को भी मिले, इसके लिए आप इन वीडियो को शेयर कीजिए और इन वीडियो में जो अभी तक कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए अपने सुझाव आप हमें दीजिए ताकि आने वाले हमारे जो वीडियो हों उनमें ये खामियां दूर हो सकें। आज का विषय क्या है इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हमारे डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया जी। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो सीडीएस साहब हैं जनरल रावत, उनको बोला है कि वो एक प्रपोजल बनाएंगे बेसिकली, जिसके अंदर पेंशन जो है वो कम हो रही है और रिटायरमेंट एज जो है अफसर्स की और जेसीओस की जो कि टेक्निकल आर्म में है वो बढ़ रही है। अभी 1971 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद एज ए रिवॉर्ड to Indian Armed Forces, they had given them the reduction of 20% in their pension and और सिविलियन की जो पेंशन है वो 20% बढ़ा दी थी। अभी जो प्रपोजल अगर ये आ जाता है तो इसमें 20 से 25 साल के बीच में जो अफसर रिटायर होता है उसकी पेंशन 50% कम हो जाएगी। 25 से 30 जो रिटायर होता है उसकी 60% और 30 से 35 जो करता है उसकी सर्विस करता है उसकी 75% और 35 से जो ऊपर करेगा उसमें 100% मिलेगी, जो कि वेरी वेरी रेयर होगा बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट एज। दूसरा प्रपोजल है कि जो अफसर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज के अंदर इंक्रीज किया जाए। तो अभी कर्नल की जो रिटायरमेंट एज है वो 57 कर रहे हैं, ब्रिगेडियर की 58 हो जाएगी और मेजर जनरल की 59 हो जाएगी। वर्चुअली अगर हम कर्नल लेवल पे बात करते हैं तो इस समय कर्नल जो 54 की उम्र में रिटायर होता है, 4 साल री एम्प्लॉयमेंट करता है, सो वर्चुअली इट विल नॉट बी एनहांसमेंट बट विल बी रिडक्शन बाय 1 ईयर। दूसरा, जो टेक्निकल आर्म के अंदर जो जेसीओ हैं उनकी जो जैसे एओसी, एएससी, एएमसी, ईएमई, इनकी जो सर्विस लिमिट है वो 57 साल तक की जा रही है, विच इज़ अगेन ए कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज जब अगर हम अपने फाइटिंग आर्म्स की बात करते हैं उनको जल्दी कराना पड़ता है। 46-47 साल में जेसीओ घर आ जाते हैं और उनके जो काउंटर पार्ट हैं जो कि वैसे खुशी टाइम निकाल रहे हैं और लेकिन उनकी एज लिमिट भी बढ़ाई जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है इसके बारे में एक बैलेंस सा व्यू ले और कोई भी ऐसी चीज़ ना करे, क्योंकि इससे आर्मी का जो मोरल है, मोटिवेशन है, जो स्पिरिट डीको है वो थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो सुपरसीडेड अफसर हैं उनको बहुत लंबी देर तक नौकरी पढ़ने की जो भी करनी पड़ेगी जो आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यंग प्रोफाइल मेंटेन करने की बात कर रहे थे कि हमारे जो कमांडिंग अफसर और ब्रिगेडियर्स, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनका प्रोफाइल यंग हो, तो 3 साल जो है इसके अंदर वो अभी स्टैग्नेशन आ गई है। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं गवर्नमेंट से भी और हमारे सीडीएस साहब से भी कि इसको थोड़ा सीरियसली लें और कोई भी ऐसा
स्टेप ना लें जिससे हमारे जो वेटरन्स हैं उनकी फैमिली है और फौज की जो मोरल और मोटिवेशन और स्पिरिट दी को है वो अफेक्ट हो। जैसे कि कर्नल पठानिया ने हमें बताया कि यह प्रस्ताव हमारे पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन इस प्रस्ताव की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे। सन 1960 के दशक में ही यह महसूस होने लगा था कि हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें एक बड़ा पार्ट वो ऑफिसर्स की, जवानों की पेंशन के रूप में चला जाता है, जिससे जो हमारी सेना के लिए, तीनों सेनाओं के लिए जो अत्याधुनिक हथियारों की और जो साजो सामान की ज़रूरत है उसके लिए उतना बजट नहीं बचता कि उसके प्रॉपर उसकी पूर्ति की जा सके। इसके लिए समय समय पर सरकारों ने कमेटियों का भी गठन किया, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया गया जब भारत पाकिस्तान का 1971 का वार हुआ। हालांकि उसके लिए जो सेना अधिकारी हैं वो कहते हैं कि भाई हमें, जब हमने इतनी बड़ी जंग जीती तो सरकार को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, कुछ इनाम देना चाहिए था। लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आर्मी के हैं, जो तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स हैं, उनकी पेंशन में 20% की कटौती कर दी थी। तो ये उनके लिए एक किस्म से झटका था, उनके मनोबल पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो पेंशन बजट में कुछ कटौती करे ताकि जो सेना की ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद जब कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, कारगिल की लड़ाई के बाद एक समिति का गठन किया गया जिसको कारगिल समीक्षा समिति कहा गया। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली इस समिति ने भी पेंशन को लेकर कुछ सुझाव सरकार को दिए थे। उसमें जो आज के ये प्रस्ताव है इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रस्ताव है उसकी भी कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। तो जब के सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी तो सन 2000 में मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का समूह एक बना, उसने उन सिफारिशों पर विचार किया। लेकिन उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी कोई ठोस निर्णय इन सिफारिशों को लेकर नहीं किया। फिर 2001 में एक कमेटी बनी एवी सिंह की अध्यक्षता में, इसने भी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपनी सिफारिशें दी, लेकिन तब भी कोई ठोस उसके ऊपर विचार नहीं किया। इन कमेटियों की भी और भी जो कमेटियां थीं, इन सभी की सिफारिशों में एक बात जो कॉमन थी पेंशन के अलावा, वो ये थी कि सैन्य अधिकारियों की का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि कुछ 20-25 साल की आयु के दौरान के कार्यकाल के दौरान ही रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं, उनको भी पूरी पेंशन मिलती है। तो इन लोगों का ये सुझाव था कि अगर हम ऐसा कैटेगराइज कर दें, इसको कैटेगरी बना दें अलग अलग, कि कोई इस समय पे अगर इतने कार्यकाल के बाद रिटायरमेंट लेके आता है तो उसकी पेंशन में कुछ कटौती की जाएगी, जिससे ये अधिकारी जो है, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, इस बात के लिए प्रोत्साहित होंगे कि हमें ज़्यादा समय अपनी सेवाओं में बिताना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक तो इन सेनाओं को एक्सपीरियंस्ड, जो अनुभवी जो है अधिकारी वो मिलेंगे, और दूसरा सरकार के ऊपर भी उतना दबाव नहीं आएगा। तो ये एक्सपर्ट जो हैं वो जो हमारी रणनीतिक जो खामियां हैं उनको भी दूर करने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से ये लगातार चल रहा था। तो उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के जो अधिकारी हैं उनको टाइम स्केल पदोन्नति दी जाए, टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए, और कर्नल और इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके लिए 2650 2650
जो है सीनियर लेवल के जो पद हैं वो सृजित किए जाएं, नए पद बनाए जाएं। तो इस प्रकार के लगातार इसके ऊपर चर्चा चल। रक्षा मामलों की समीक्षा करने वाली मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, उसने अपने अध्ययन में ये पाया कि जो वित्त वर्ष 2020-21 जो चालू वित्त वर्ष है उसके दौरान हमारा जो बजट है 4.71 लाख करोड़ का, उसमें से 1.33 लाख करोड़ तो सिर्फ पेंशनर्स के खाते में ही चला गया। इसमें वो पेंशनर्स भी शामिल हैं जो अधिकारी हैं इन तीनों सेनाओं के, और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो शहीद हो गए हैं या जो रिटायरमेंट के बाद जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की पेंशन पे कुछ और लोग हैं जो अपनी सेवाएं इन सेनाओं को देते हैं, सिविल सर्विसेज उनको इनके साथ अलाइड जो होती हैं, MES है, उनका मेडिकल कोर है, उनके जो है सिविल वर्क, तो मतलब ये जो उससे जुड़े संगठन हैं, जो दूसरे विभाग हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, उन सभी का जो पेंशन का बिल था वो 1.33 लाख करोड़ रुपए बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रक्षा बजट हमारा था उसका 28% के करीब तो इन लोगों की पेंशन में ही चला गया। निश्चित तौर पर इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, ये पेंशन के हकदार हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नया साजो सामान है, नए नए फाइटर प्लेन्स हैं और वो जो और टैंक, ये जो सब चीज़ें जो आर्मी को चाहिए, एयरफोर्स को चाहिए, नेवी को चाहिए, उनके लिए जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं वहाँ से कटौती हो जाती है। तो और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कम कार्यकाल में ही, बीच में ही इन सेवाओं को छोड़ के आ जाते हैं, तो उनकी पेंशन पे भी बहुत बड़ा बोझ उनकी पेंशन का बजट पे पड़ रहा था। इस निरंतर बढ़ते पेंशन बिल में कटौती के इरादे से ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने एक ये प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत कुछ स्लैब बनाए गए हैं कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर 20 से 25 वर्ष के कार्यकाल के बाद रिटायरमेंट लेता है, सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसकी पेंशन में 50% यानी कि आधी पेंशन रह जाएगी, 50% की कटौती कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई 26 से 30 वर्ष तक का कार्यकाल अपनी सेवाओं के साथ बिताता है तो उसको जो है वो 60% पेंशन मिलेगी, यानी कि उसकी पेंशन में 40% की कटौती कर दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई 31 से 35 वर्ष तक का कार्यकाल देने के बाद उसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको 75%, 75% जो है वो पेंशन मिलेगी और उसकी पेंशन में 25% की कटौती हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आर्मी ऑफिसर 35 वर्ष से ज़्यादा जो है अपना कार्यकाल आर्मी के साथ, एयरफोर्स के जो भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके साथ बिताता है तो उसको पूरी पेंशन मिलेगी, उसकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब साफ है, इसका मकसद साफ है कि सरकार चाहती है कि आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के लोग जो ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सेवाएं दें ताकि जो है हमें एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में मिल सके। अब इनकी सेवानिवृत्ति जो है, रिटायरमेंट की आयु, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। उसका असर भी निश्चित तौर पर जो बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं उन पर पड़ेगा। रिटायरमेंट की जो आयु में बदलाव किया गया है उसके तहत जो कर्नल रैंक का अधिकारी होता है उसकी रिटायरमेंट में 3 साल की बढ़ोतरी की गई है। अब जो ये कर्नल हैं वो 57 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इसी प्रकार से ब्रिगेडियर जो है वो 1 साल उसकी रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की गई है, वो 58 साल की उम्र में रिटायर होंगे। उससे आगे जो मेजर जनरल हैं,
मेजर जनरल की जो रिटायरमेंट एज है उसमें भी 1 साल की बढ़ोतरी की गई है, वो 59 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इस प्रकार सीडीएस द्वारा जो यह नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसका मकसद साफ है। अब सरकार को सोचना है। निश्चित तौर पर इससे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके मन में रोष भी है, उनको अपनी पेंशन में कटौती का आशंका भी है, उनको अपने कार्यकाल में बढ़ोतरी को लेकर भी कई प्रकार की आशंकाएं हैं। तो अब सरकार को सोचना है कि इस प्रस्ताव पर वो क्या विचार करती है, इसे लागू करती है या नहीं करती है, या इसके किस भाग को लागू करती है। ऐसा भी हो सकता है कि पेंशन में कटौती के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। हो सकता है कि कार्यकाल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ज़्यादा विचार किया जाए। इस प्रस्ताव के किस पोर्शन पर, किस हिस्से पर विचार करके और उसे लागू किया जाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल सीडीएस ने यह प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।